आज का पहला प्रश्न है, मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी अमेरिका। मर्कोसुर की स्थापना 1991 ईस्वी में असुनसियन की संधि के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। मर्कोसुर जो है दक्षिण अमेरिकी देशों का एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का डी वाला। दूसरा प्रश्न है, वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोड़ समिति की स्थापना की गई थी वर्ष 2008 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2011 में। देखिए, आरबीआई ने सितंबर 2013 में केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोड़ की अध्यक्षता में लघु व्यापार और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं हेतु एक समिति का गठन किया था। तो नचिकेत मोड़ समिति की स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। तो सही आंसर होगा सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है, अभिकथन सामरिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। कारण, सामरिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यदि सामरिक तरलता अनुपात दर में कमी की जाती है तो सरकारी निवेश और कल्याण योजनाओं के ऊपर व्यय में तो कमी होगी ही, लेकिन बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी नहीं होगी, बल्कि इसमें वृद्धि होगी। यानी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर आपका अभिकथन गलत हो जाएगा। देखिए, इसके कारण निवेश की मात्रा में वृद्धि होगी और अंतिम रूप से समृद्धि दर में भी वृद्धि होगी। ऋण योग्य निधि में वृद्धि के कारण बैंक उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में ऋण दे पाएंगे, जिससे अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि होगी। तो यहां पर आपका कारण सही है, लेकिन यहां पर अभिकथन गलत है। तो आंसर होगा यहां पर तीसरे का डी वाला। ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, फेरा के स्थान पर फेमा, एफआरबीएम एक्ट, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए, यहां पर बात करते हैं रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया है। फेरा के स्थान पर फेमा, ये सन 2000 ईस्वी में हुआ है। एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 ईस्वी में बना है। 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 1, 4, 2, 3। तो यहां पर आंसर होगा चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है, भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 18% है, जिसे कहते हैं वैधानिक तरल कोषानुपात, सामुदायिक बैंक अनुपात, केंद्रीय तरल रिजर्व, नैतिक प्रभाव। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के तहत भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में और शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 18% है। इसे जो है वैधानिक तरल कोषानुपात या फिर इसे एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है, यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन प्रदर्शित करता है लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र, फिशर इफेक्ट। देखिए, यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन लॉफर वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है, किसी कंपनी के चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है कहलाता है वॉलेटाइल शेयर, फ्लोटिंग स्टॉक, ब्लो आउट, इनसाइडर ट्रेडिंग। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है। तो सही आंसर होगा सातवें का बी वाला। देखिए, वॉलेटाइल स्टॉक यानी जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है उन्हें वॉलेटाइल शेयर या वॉलेटाइल स्टॉक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, महाजन समिति, चीनी उद्योग, मीरा सेठ समिति, कर सुधार, खुसरो समिति, कृषि साख। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है, वहीं मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग के विकास से है, न कि कर सुधार से। यह हथकरघा के विकास से है इसका संबंध, तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है, तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है, संघीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस निवेश से प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस विनिवेश से प्राप्तियां। संघीय बजट में राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और धन की आवश्यकता है। इसे जो है कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां जो होती हैं उनको घटाकर इसको प्राप्त किया जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 1960-61 से पूर्व किसी कंपनी की आय पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। वर्तमान में कंपनी की आय पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। देखिए, कंपनी की आय यानी लाभ पर लगने वाले कर को 1960-61 से पहले सुपर टैक्स कहा जाता था, तो पहला वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह निगम कर कहलाता है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। निगम कर घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर लगता है और यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। देखिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसकी दर 400 करोड़ तक की कोई कंपनी का टर्नओवर है तो उस पर 25%, और जिस कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है उस पर 30% वसूला जाता है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा 10वें का बी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्र, मुद्रा, बांग्लादेश, टका, यूएई, दीनार, चीन, युआन, थाईलैंड, बहत। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, यूएई की मुद्रा जो है ये दिरहम है, ना कि दीनार। यूएई की मुद्रा दिरहम है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। चीन की मुद्रा युआन है और थाईलैंड की मुद्रा जो है बहत है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, तो आंसर है 11वें का बी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति एक घटती युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आपको यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन एक घटती युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI है, जिसको हम थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। तो हमारे यहाँ थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन अभी वर्तमान में किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, आंसर होगा आपका 12 का बी, केवल एक। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का असमान वितरण है। भारत में निर्भरता दर निम्न है। देखिए, बात करें भारत की तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यानी हमारे यहाँ जो अधिकांश श्रम बल है वो आज भी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर बी वाली बात भी सही है। भारत में आय का जो है असमान वितरण है, ये बात बिल्कुल सही है। डी वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, भारत में निर्भरता दर जो है निम्न नहीं है बल्कि काफी उच्च है, यानी हमारे भारत में उच्च निर्भरता दर पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 13 का डी वाला। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है
2009, 1988, 1989, 2007। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हुए 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 का बी वाला 1988। 15वां प्रश्न है, डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? 5, 4, 3, 6। डब्ल्यू रोस्टोव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा है। इन 5 चरणों में पहला चरण पारंपरिक समाज का है, दूसरा चरण आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था का है, तीसरा चरण जो है आत्मस्फूर्ति की अवस्था का है, चौथा चरण जो है परिपक्वता की अवस्था का है और 5वां चरण जो है उच्च जन उपभोग की अवस्था का है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15 का ए वाला। 16वां प्रश्न है, सूची 1 में कार्यक्रम या योजना दी हुई है और सूची 2 में उनके प्रारंभ का वर्ष दिया हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1986 में की गई थी। केंद्रीय विद्यालय स्कीम की शुरुआत 1962 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय बाल भवन, इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3, 2, 1, 4, यानी आंसर होगा यहां पर सी वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अमृत मिशन 25 जून 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, डिजिटल इंडिया मिशन 21 अगस्त 2015। अमृत मिशन की स्टार्टिंग 25 जून 2015 को हुई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की स्टार्टिंग 9 मई 2015 को हुई है। मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग 25 दिसंबर 2014 से हुई है। वहीं डिजिटल इंडिया मिशन की स्टार्टिंग 21 अगस्त 2015 से नहीं बल्कि 2014 से हुई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है, तो सही आंसर होगा 17 का डी वाला। 18वां प्रश्न है, सूची 1 में सार्वजनिक उपक्रम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मुख्यालय दिए गए हैं। एमटीएनएल की फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका मुख्यालय ओडिशा में है। एचएएल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला 2, 1, 4, 3। 19वां प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना JSBI के विषय में असत्य कथन है। इसे वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। इसमें केंद्र और राज्य का योगदान अनुपात 60-40 था। यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। आशा वर्कर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जननी सुरक्षा योजना को नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के स्थान पर 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन गलत है। जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित स्कीम है, यानी इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार का योगदान है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सी वाला बिल्कुल सही है। इस स्कीम का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। तो यहां पर सी वाला भी सही है। आशा वर्कर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो यहां पर डी वाला भी सही है। यहां पर आप गलत वाला आंसर है 19 का बी वाला। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी एक गैर सामाजिक संस्था है। म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। असत्य कथन है। सेबी की बात करें तो देखिए, सेबी वर्तमान में एक सामाजिक संस्था है। सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से गैर सामाजिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि जनवरी 1992 में इसको एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, यानी एक अध्यादेश के माध्यम से सामाजिक दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में ये गैर सामाजिक नहीं है बल्कि सामाजिक है।
तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर 20 का बी, केवल एक असत्य है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। देखिए यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है, तो सही आंसर होगा 21 का सी, एक तथा दो दोनों। 22वां प्रश्न है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रम से अग्रसारित करेगा संसाधनों का समुचित उपयोग, कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि। उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता विनियोग उत्पादकता को वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो उत्पादकता को वृद्धि की ओर ले जाने के लिए जो क्रम होगा वो क्रम ये होगा, कुशलता में अगर हम लोग विकास करेंगे तो संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, और जब संसाधनों का समुचित उपयोग होगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि आएगी। तो यहाँ पर आपका 22वें का होगा सी वाला। 23वां प्रश्न है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23वें का ए वाला। 24वां प्रश्न है, अभिकथन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है, कारण असंगठित क्षेत्र की आय गणना का विशिष्ट उपकरण नहीं है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र की आय की गणना का कोई विशिष्ट उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा 24 का ए वाला। 25वां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। या किसी देश की सीमा के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम है। देखिए जीडीपी देश की सीमा के अंदर किसी दी गई समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीडीपी देश की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम होती है। वास्तव में जीडीपी का कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश के कुल उत्पाद के कुछ भाग का उत्पादन किया हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी जो है पूरे देश की देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। सही आंसर है 25 का ए, केवल एक। 26वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना। भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग, इन दोनों की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, और 1965 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 ईस्वी के मध्य में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 26 का बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है? मौद्रिक प्रोत्साहन, राजकोषीय प्रोत्साहन, वेज एंड मीन्स, राजकोषीय अनुशासन।
राजकोषीय प्रोत्साहन जो है सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है। राजकोषीय प्रोत्साहन से तात्पर्य है सरकार द्वारा खर्च बढ़ाना, करों में कटौती करना, या घरों और वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यवसायों की मांग को बढ़ाना, या निजी क्षेत्र से आय और आर्थिक प्रतिक्रिया के लिए लक्षित वित्तीय नीति को संदर्भित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 27 का बी वाला। 28वां प्रश्न है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? पीसी महालनोबिस, VK-RV राव, डॉक्टर आर गौडगिल, CR राव। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। वहीं VK-RV राव और डॉक्टर आर गौडगिल जो है इसके सदस्य थे। CR राव का संबंध इससे नहीं है। तो यहां पर गलत वाला आंसर होगा 28 का डी वाला। 29वां प्रश्न है अभिकथन 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर अभिकथन बिल्कुल सही है। 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और यह कानून कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर होगा आपका 29 का ए वाला। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? शहर, निर्यातित वस्तु, पंजिम, रबर उद्योग, अंकलेश्वर, रसायन, भोपाल, कीटनाशक, मुरादाबाद, हौजरी। पंजिम जो है पंजिम रबर उद्योग के लिए फेमस है। अंकलेश्वर जो है रसायन के लिए फेमस है। भोपाल जो है कीटनाशक के लिए फेमस है। मुरादाबाद जो है ये ब्रास नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्रास का मतलब आप जानते होंगे पीतल नगरी। ये मुरादाबाद है ब्रासवेयर, हैंडक्राफ्ट और धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर है 30 का डी वाला। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से एक सही सम्मिलित है? संस्था, स्थापना वर्ष, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। कूट की सहायता से यहां पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 31 का ए, 1, 2 और 3। 32वां प्रश्न है WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। देखिए WTO ने सब्सिडी के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है जिसमें 4 कैटेगरी हैं, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स। यहां पर ब्लू बॉक्स का मतलब है शर्त आधारित सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स का मतलब है सब्सिडी अनुमति, रेड बॉक्स का मतलब है सब्सिडी तुरंत समाप्त की जाए। एम्बर बॉक्स का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो MSP वगैरह है वो एम्बर बॉक्स के तहत आता है। तो WTO के नियम ये कहते हैं कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है 32 का ए वाला। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, 1980 की औद्योगिक नीति, 1991 की औद्योगिक नीति। देखिए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी और इसमें उद्योगों को सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 33 का बी वाला। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन योजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की स्टार्टिंग जो हुई है ये हुई है अगस्त 2014 से। अगस्त 2014 से जन धन योजना स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला कार्यक्रम की स्टार्टिंग जो हुई है मई 2016 से हुई है।
संसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसकी स्टार्टिंग हुई है अक्टूबर 2014 से। तो यहां पर पहले कौन सा आएगा, यहां पर पहले आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2143। तो सही आंसर होगा यहां पर 34 का ए, 2143। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है? शहद उत्पादन, गुड़ उत्पादन, चीनी उत्पादन, सिरका उत्पादन। मीठी क्रांति का संबंध जो है शहद उत्पादन से है। मधुमक्खी पालन और उससे संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा स्वीट रिवॉल्यूशन की धारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा नेशनल बी एंड हनी मिशन, इसके लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 35 का ए वाला, शहद उत्पादन। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में सत्य है? इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है। यह वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। देखिए यहाँ पहला वाला गलत है, इसका निर्धारण जो है RBI करती है, ना कि बैंक खुद। तो यहाँ पहला वाला गलत हो जाएगा। CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है और यह जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु निधि होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है 36 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 37वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा या कौन से सत्य हैं? इस मिशन का प्रारंभ वर्ष 2007-8 में हुआ था। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सभी कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ वर्ष 2007-8 में हुआ था। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ सी वाला भी सही है। यह योजना चावल, दाल, गेहूं और मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। 38वां प्रश्न है, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? रघुनाथन राजन, अमर्त्य सेन, गीता गोपीनाथ, उर्जित पटेल। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान जो है व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन जो है अमर्त्य सेन का है। तो यहां सही आंसर है 38 का बी। 39वां प्रश्न है, ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले कहलाता है? ऊर्ध्वाधर विकास, क्षैतिज विकास, समावेशी विकास, असंतुलित विकास। ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले, यह समावेशी विकास कहलाता है। तो सही आंसर है 39 का सी वाला। 40वां प्रश्न है, भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? कोयला, उर्वरक, वस्त्रोद्योग, सीमेंट, विद्युत। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए भारत में 8 कोर सेक्टर की बात करें, इसमें कोयला आता है, उर्वरक आता है, सीमेंट है, विद्युत है, वस्त्रोद्योग नहीं आता है। इसके अलावा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इसमें आता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के अलावा यहां पर रिफाइनरी उत्पाद, तो रिफाइनरी उत्पाद इसमें आ जाते हैं। और यहां पर इस्पात आ जाता है। तो ऐसे करके 8 कोर सेक्टर है अपने भारत में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1, 2, 4, 5। आंसर है 40 का ए। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित नहीं करता है? पूंजी निवेश, श्रम शक्ति, बिजली खपत, इनमें से कोई नहीं। किसी भी उद्योग के स्वरूप और आकार निर्धारण में पूंजी निवेश, विद्युत खपत, व्यवसाय आवर्त ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं श्रम शक्ति जो है किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करने में
कोई भूमिका नहीं निभाता। तो यहां पर गलत वाला आंसर होगा 41 का बी वाला। 42वां प्रश्न है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2005-06 के बजट में, 2006-07 के बजट में, 2007-08 के बजट में, 2010-11 के बजट में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान 2005-06 के बजट में किया गया था। इसके अंतर्गत लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा होती है। तो यहां सही आंसर है 42 का ए वाला। 43वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वर्ग लाभान्वित नहीं होगा या नहीं होंगे? लेनदार, उपभोक्ता, बॉन्ड निवेशक, देनदार। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की स्थिति कमजोर होती है, जिससे लेनदार, बॉन्ड निवेशक और उपभोक्ता वर्ग को हानि का सामना करना पड़ता है। हालांकि देनदार पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेनदार, उपभोक्ता और बॉन्ड निवेशक, इनको हानि का सामना करना पड़ता है, यानी ये लाभान्वित नहीं होंगे। तो सही आंसर 43 का ए वाला। 44वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। तो यहां पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहां पर कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहां आंसर होगा 44 का ए। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवृजन सर्वाधिक है। यहां पर आपको सही कथनों का चयन करना है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया था। सेकंड वाला भी सही है। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवृजन सर्वाधिक है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो सही आंसर होगा 45 का सी वाला। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1992 से लेकर 1997 तक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 46 का डी वाला। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। देखिए एनएनपी के जरिए यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के जरिए देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से घिसावट, डेप्रिसिएशन को घटाने के पश्चात जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है और यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 47 का डी वाला। 48वां प्रश्न है, भारत में आयकर की वसूली निम्नलिखित में से किस एक विधि पर आधारित है? समानुपाती कराधान, प्रतिगामी कराधान, प्रगामी कराधान या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सुना होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स के स्लैब भी बढ़ते जाएंगे। तो भारत में आयकर की वसूली प्रगामी कराधान विधि पर आधारित है और इस विधि में कर की दर का मूल्यांकन मूल्य या आयतन मात्रा में बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसमें अपेक्षाकृत कम आय पर इसकी दर कम होती है और अधिक आय पर इसकी दर अधिक होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 48 का सी वाला।
49वां प्रश्न है, सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है गाजियाबाद में नहीं है, बल्कि ये लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जारी नहीं करता है, बल्कि ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में नहीं, बल्कि ये कर्नाटक में स्टार्ट की गई थी और ये जो है 2007 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ सी वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी वाला सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया था। तो सही आंसर है 49 का डी वाला। 50वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, जिसे संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 50 का ए वाला। 51वां प्रश्न है, मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली की जाती है मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में, मूल्यवर्धन के शुरुआती चरण पर, मूल्यवर्धन के आखिरी चरण पर, या इनमें से कोई नहीं। मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर की जाती है। इसके नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि यह मूल्यवर्धन पर लगाया गया कर है। इस कर प्रणाली को बिना धनी विरोधी होते हुए भी गरीब मित्रवत कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 51 का ए वाला। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में सत्य है? यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसको पहली बार 1997-98 में आरोपित किया गया था। यह कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। सभी कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, एक प्रत्यक्ष कर है। इसको पहली बार 97-98 में आरोपित किया गया था और यह कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। तो यहां पर सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? गन्ना, रबर, तंबाकू, सोयाबीन। देखिए गन्ना, रबर, तंबाकू ये सभी जो है नकदी फसलें हैं। वहीं सोयाबीन जो है नकदी फसल नहीं है। तो सही आंसर होगा 53 का डी वाला। 54वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने की रेटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है? CACS रेटिंग, CAMELS रेटिंग, LCR रेटिंग, RA रेटिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की गुणवत्ता मापने के लिए CAMELS रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग गुणवत्ता मापने का तरीका सर्वप्रथम USA फेडरल बैंक ने 1979 में स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले इसे USA फेडरल बैंक ने 1979 में स्टार्ट किया है। भारत ने इस रेटिंग मानक की शुरुआत 1995 में की थी। 1995 में बैंक के बैंकिंग सुपरविजन की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर पद्मनाभन समिति की सिफारिश के आधार पर यह रेटिंग स्टार्ट की भारत में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 54 का बी वाला। 55वां प्रश्न है, भारत की वह कंपनी जिसके पास लोगों की क्रेडिट प्रोफाइल है जिसके आधार पर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अल्प समय में ही प्राप्त किया जा सकता है? सरफेसी, सिबिल, ARC, SDR। सिबिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो सिबिल भारत में काम कर रही साख संबंधी सूचना मुहैया कराने वाली कंपनी है। इसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान सिबिल स्कोर के आधार पर ग्राहक के ऋण इतिहास का आकलन करके उसे ऋण प्रदान करते हैं। सिबिल जो है 300 से लेकर 900 अंकों के बीच में स्कोर प्रदान करता है।
किसी का स्कोर अगर 750 से अधिक है तो 750 से अधिक सिविल स्कोर होने पर क्रेडिट इतिहास को अच्छा माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 55 का बी वाला। 56वां प्रश्न है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहा जाता है नीर खाता, वोस्त्रो खाता, नोस्ट्रो खाता, रीर खाता। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो खाता कहा जाता है। वहीं वोस्त्रो खाता विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले जाने वाले रुपया मुद्रा खाते को वोस्त्रो खाता कहा जाता है। नीर का मतलब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीड का मतलब है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो हमारा जो सही आंसर है वो 56 का सी वाला। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है? बचत, विनिवेश, विनियोग, वित्तीय संस्थाएं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। बचत के गतिशीलन की वित्तीय संस्थाएं और विनियोग पूंजी निर्माण की 3 आवश्यक दशाएं हैं। इसमें विनिवेश शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 57 का बी वाला। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। भूमि विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्यों में एक समान न होकर अलग अलग है। इनको नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 58 का ए, केवल एक। 59वां प्रश्न है, मुद्रा की क्रय शक्ति मूल स्तर के होती है अनुक्रम में, व्युत्क्रम में, बराबर या इनमें से कोई नहीं? मुद्रा की क्रय शक्ति मूल स्तर की व्युत्क्रम होती है। जब मूल स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है तथा मूल स्तर में कमी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 59 का बी वाला। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक, संगठन, तकनीकी व नवाचार। देश की वृद्धि में कौन सा या कौन से आर्थिक तत्व हैं? देखिए, आर्थिक तत्वों की बात करें तो आर्थिक तत्वों में प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद, संगठन ये आ जाते हैं। वहीं अनार्थिक तत्वों में सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक आते हैं। तो वैज्ञानिक घटक जो है ये अनआर्थिक तत्व है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, 1, 3 और 4। 61वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में। कारण, राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहां कारण बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति का निर्धारण और संचालन केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है और यह केंद्र सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। अतः यहां पर यह कहना उचित है कि राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में हम कर सकते हैं। तो यहां पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाए तो इसे
मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। तो मांग प्रेरित स्फीति के कारकों में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये भी शामिल है। और जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ती है तो लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी होने लगती है। वहीं जब कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होती है तो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और इसकी वजह से लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जन्म लेती है। यानी कच्चे माल में कीमत में जो वृद्धि होती है ये लागत प्रेरित होती है, इससे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जन्म लेती है, ना कि मांग प्रेरित। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। सही आंसर है 62 का सी वाला। 63वां प्रश्न है, सूची 1 में समितियां दी हुई हैं और सूची 2 में उनके विषय दिए हुए हैं। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति जो है विनिवेश से संबंधित है, तो ए का होगा तीसरा। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से है, तो बी का चौथा। केलकर समिति, केलकर समिति का संबंध जो है कर सुधार से है, इसका होगा पहला। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी कि ए वाला। 64वां प्रश्न है, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किया जाता है कहलाती है। रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ, रिवर्स रेपो दर। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किया जाता है ये बैंक दर कहलाती है। रेपो दर की बात करें तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है इसे रेपो दर कहते हैं। यानी रेपो दर में लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं और बैंक दर में दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। रिवर्स रेपो दर की बात करें तो वह ब्याज दर जो आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर दी जाती है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो हमारा यहां पर सही आंसर होगा 64 का बी वाला। 65वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपाय किया जाता है या किए जाते हैं। कॉल मनी मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उपरोक्त सभी। आरबीआई द्वारा साख और मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु यहाँ पर प्रश्न में दिए गए जितने उपाय हैं ये सारे उपाय अपनाए जाते हैं। कॉल मनी मार्केट का मतलब है फंड उधार लेने और देने का कार्य रातों रात इसमें होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन किया जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब ये है कि प्रत्येक दिन आरबीआई तय ब्याज दर जरूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे उधार लेने या देने के लिए तैयार रहता है, इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनके जरिए आरबीआई साख और मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 65 का डी वाला यानी उपरोक्त सभी। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिद्धांत, प्रतिपादक, व्ययकर, एन किल्डार, जीरो बेस बजटिंग, पीटर पायर, क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत, एडोल्फ वेगनर, टोबिन टैक्स, जेम्स टोबिन। व्ययकर सिद्धांत जो है एन किल्डार ने दिया है। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत जो है ये पीटर पायर ने दिया है। वहीं क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया है। इसका प्रतिपादन जो है जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा किया गया है, ना कि एडोल्फ वेगनर द्वारा। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। टोबिन टैक्स जो है जेम्स टोबिन द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है, तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 66 का सी वाला। 67वां प्रश्न है, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यूटीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई, आईआरडीए। यूटीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में की गई है। आईडीबीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जुलाई 1964 में की गई है। आईआरडीए की फुल फॉर्म है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 1, 3, 2, 4।
तो आंसर है आपका 67 का सी वाला। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया। नचिकेत मोड़ समिति, केलकर समिति, जोशी समिति, तेंदुलकर समिति। वर्ष 1987 में केलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 68 का बी वाला। 69वां प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना, ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से लोगों को मुक्त कराना। यहां पर आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था उनमें ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहित करना ये उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना ये भी उद्देश्य था, और ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना ये भी उद्देश्य था। तो यहाँ पर जितने सारे उद्देश्य हैं इन सभी उद्देश्यों की वजह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 70वां प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी का अध्यक्ष होता है आरबीआई के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के विकास, स्थिरता, अंतर्नियामकी समन्वय को बढ़ावा देना और इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 70 का बी वाला। 71वां प्रश्न है, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? फरवरी 2009 से, मार्च 2005 से, फरवरी 2012 से, फरवरी 2006 से। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का यूपी में शुभारंभ फरवरी 2006 से हुआ था। तो यहां पर आंसर होगा 71 का डी वाला। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो वैश्विक संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वां कहा जाता है? विश्व बैंक एवं आईएमएफ को, आईएमएफ एवं यूएनईपी को, विश्व बैंक एवं यूएनईपी को, विश्व बैंक एवं एशिया विकास बैंक को। एक नए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर विचार करने हेतु वर्ष 1994 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें लिए गए निर्णय के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो इन्हें ही ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संस्था भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 72 का ए वाला। 73वां प्रश्न है, विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से किस आर्थिक संस्थान को विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। विश्व बैंक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे सस्ता नहीं होता है। इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देश्य सदस्य देशों के आधारभूत संरचना का विकास करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 73 का बी वाला। 74वां प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं, हीनार्थ प्रबंधन। उपरोक्त में से कौन सी मद राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित हैं? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं और हीनार्थ प्रबंधन ये सभी मद हैं राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित हैं। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रम को सफल बनाना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 74 का ए वाला। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मौद्रिक नीति के संबंध में सत्य नहीं है? इसका निर्धारण एवं संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी कथन सत्य हैं। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था का केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि राजकोषीय नीति असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करती है। यानी राजकोषीय नीति जो है
ये अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। वहीं जो मौद्रिक नीति है ये केवल संगठित क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपका ए और सी सही है, लेकिन बी वाला गलत है। तो आंसर होगा आपका 75 का बी वाला। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बजटीय घाटा बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियां। देखिए, बजटीय घाटा जो है, बजटीय घाटा को कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। राजस्व घाटा को राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा और इनमें से ब्याज अदायगियां घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपके सभी कथन सही सम्मिलित हैं, यानी यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर नहीं लगा दिया है, नहीं होगा, यहाँ पर सही सम्मिलित हैं, ये पूछा है यहाँ पर, तो सभी यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। तो आंसर होगा 76 का डी वाला। 77वां प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इनका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी रूप में उधार देना है। ये बैंक कंपनी अधिनियम के तहत आते हैं। आरबीआई एक्ट 1997 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं एक संस्था या कंपनी है जिनका प्रमुख कार्य किसी भी योजना के तहत जमा स्वीकार करना और उसे किसी रूप में अथवा किसी तरीके से उधार देना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये कंपनी अधिनियम के तहत नहीं आती हैं, बल्कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत आती हैं, एनबीएफसी के तहत आती हैं ये। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी ये जो संस्थाएं हैं ये एनबीएफसी अधिनियम के तहत आती हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आंसर होगा 70 का ए वाला, केवल एक। 78वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्था दी हुई है, सूची 2 में उसका स्थापना वर्ष है। विश्व व्यापार संगठन 1995, आसियान 1967, एशियाई विकास बैंक 1966, बिम्स्टेक 1997। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई है और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है। तो यहाँ पर आपका सही युग्म होगा 1, 2, 3, 4 यानी डी वाला। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति ग्रामीण सहकारी साख समितियों में सुधार से संबंधित है? शिवरमन समिति, विद्यानाथन समिति, बी भगवती समिति, नरसिम्हन समिति। देखिए, शिवरमन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है, ये इसका संबंध नाबार्ड से है। विद्यानाथन समिति जो है सन 2004 में बनी थी और यह समिति ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार से संबंधित है। बी भगवती समिति जो है इसका संबंध बेरोजगारी से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार से है। तो हमारा यहां पर सही आंसर होगा 79 का बी वाला। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, नकदी रिजर्व अनुपात। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और हीनता प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। नकदी रिजर्व अनुपात इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 80 का डी वाला। 81वां प्रश्न है, सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। देखिए, विनिवेश का संबंध जो है पूंजीगत प्राप्ति से है। ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती हैं, उन्हें पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 81 का ए वाला। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है? आईएमएफ तथा आईटीओ, आईटीओ तथा आईबीआरडी, आईएमएफ तथा आईबीआरडी, आईएमएफ तथा आईएफसी। आईएमएफ की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईबीआरडी की फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। तो इन दोनों की स्थापना जो है 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड के 1944 के समझौते के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी। चूंकि दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड के तहत हुई, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड की जुड़वां के रूप में भी जाना जाता है। दोनों के वाशिंगटन में स्थित होने की वजह से इन्हें वाशिंगटन जुड़वां के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 82 का सी वाला। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 83 का डी वाला। 84वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। आरक्षित मुद्रा अपॉन आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा अपॉन आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा। मुद्रा गुणक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्ञात करने की विधि है। मुद्रा गुणक का मापन C प्लस डी अपॉन C प्लस आर। C का मतलब है चलन में करेंसी की मात्रा, D का मतलब है कुल जमा राशियां, चलन में करेंसी की मात्रा और कुल जमा राशियां ये मिलकर बृहद मुद्रा का निर्माण करती हैं। C का मतलब आप जानते ही हैं चलन में करेंसी की मात्रा, और R का मतलब है बैंकों की केंद्रीय बैंक के पास रक्षित निधियां। तो C प्लस R मिलकर आरक्षित मुद्रा का निर्माण भी करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 84 का सी वाला। बृहद मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा ये मुद्रा गुणक को परिभाषित करता है। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना, अनवरत योजना का प्रतिपादन, डीडी लकड़ावाला, 20 सूत्री कार्यक्रम, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल, 8वीं पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। अनवरत योजना का प्रतिपादन, इसके पीछे कहानी है, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था और 6ठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया, जिसे अनवरत योजना कहा गया। यानी जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी इसको अनवरत योजना कहा गया। और इस अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुन्नार मिडल ने किया था। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुन्नार मिडल। तो गुन्नार मिडल ने इसका प्रतिपादन किया और इसको भारत में लागू करने का श्रेय जो है डीटी लकड़ावाला को जाता है। तो अनवरत योजना का प्रतिपादन करने वाले गुन्नार मिडल हैं, ना कि डीटी लकड़ावाला। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सी वाला सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था और जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 85 का बी वाला। छियासीवां प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उपरोक्त सभी। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो वह आर्थिक समृद्धि कहलाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 86 का डी वाला, क्योंकि आर्थिक समृद्धि में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 86 का डी। 87वां प्रश्न है, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? 2006, 2008, 1995, 2001। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में बना था। तो सही आंसर है 87 का बी वाला। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, वृद्धावस्था पेंशन, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाद बाकी इन सभी को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। तो सही आंसर है 88 का सी वाला।
89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई? वर्ष 1991-92 के बजट में, वर्ष 1992-93 के बजट में, वर्ष 1993-94 के बजट में, वर्ष 1994-95 के बजट में। उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा वर्ष 1992-93 के बजट में की गई। इसका परिचालन मार्च 1993 में प्रारंभ हुआ। इसमें भारत में रुपए की विनिमय दर के निर्धारण के लिए नियत मुद्रा व्यवस्था के स्थान पर उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो सही आंसर होगा 89 का डी वाला। 90वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के भुगतान संतुलन के लिए संकट को दूर करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी एक सुविधा जारी की जाती है? विस्तारित कोष सुविधा, EFF, IR, EER, NEER, LCRMS। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु विस्तारित कोष सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जारी की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 90 का ए वाला। 91वां प्रश्न है, फोर्टालेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? एशिया विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक, OECD, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की फोर्टालेजा घोषणा में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई। इसे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। ये ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है ये शंघाई चीन में है और इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 91 का बी वाला। 92वां प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व है गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, अल्प पूंजी निर्माण, इनमें से कोई नहीं। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व अल्प पूंजी निर्माण है। पूंजी निर्माण का अर्थ बचत करने एवं उस बचत को विनियंत्रित करने से है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 92 का सी वाला। 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित छूटों में कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, कीटनाशक, उपरोक्त सभी। विश्व व्यापार संगठन की शब्दावलियों में कृषि छूटों को पेटियों के रूप में संबोधित किया जाता है। पीली पेटी में उन सभी कृषि छूटों जो उत्पादन व्यापार में विसंगति पैदा करती हैं इनको रखा जाता है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, कीटनाशक, बिजली, उर्वरक, ये सब इसमें रखे जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 93 का डी वाला यानी उपरोक्त सभी। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? प्रापण खरीद मूल्य, निर्गम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खुला बाजार बिक्री योजना। देखिए, निर्गम मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों को बेचता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 94 का बी वाला। 95वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के द्वारा 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? 25 नवंबर 2019, 25 अक्टूबर 2019, 21 जनवरी 2020, 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री के द्वारा 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो सही आंसर है 95 का डी वाला। 96वां प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। अशोधित जन्म दर, विवाह, प्रवास, अशोधित मृत्यु दर। उपरोक्त में कौन सा या कौन से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है? 1 और 4, 1, 2 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। देखिए, किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं और इस प्रकार से आंकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर जो है ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का
परिणाम है। तो सही आंसर होगा 96 का ए वाला। 1 और 4। 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जनांकीय लाभांश का घटक नहीं है? बढ़ती युवा जनसंख्या, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, सीधा जनसंख्या पिरामिड, घटता आश्रितता अनुपात। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात, इसका परिणाम जनसंख्या लाभांश कहलाता है। इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड का आकार सीधा नहीं होता है, बल्कि इसका आकार उल्टा होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका आकार उल्टा होगा। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है 97 का सी वाला। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया? 1948 की औद्योगिक नीति में, 1952 की औद्योगिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में, 1976 की औद्योगिक नीति में, 1948 की औद्योगिक नीति में इसके मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। इसकी घोषणा जो है 8 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह न केवल भारत की पहली औद्योगिक नीति थी, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी निश्चित किया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 98 का ए वाला। 99वां प्रश्न है, वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह निधि भारत के संचित कोष से अलग है। इसमें जमा राशि स्थायी प्रवृत्ति की होती है। आपको यहां पर सत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए, 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में यहां पर जो दोनों कथन दिए गए हैं सही है। यह निधि भारत के संचित कोष से अलग है। इसमें जमा राशि स्थायी प्रवृत्ति की होती है। इस कोष की 75% राशि का इस्तेमाल चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 99 का सी वाला। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है? दांतेवाला समिति, क्रेफिक कार्ड समिति, खुसरो समिति, अरविंद मायाराम समिति। देखिए, यहां पर दांतेवाला समिति, क्रेफिक कार्ड समिति, खुसरो समिति, इन सभी का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। जबकि अरविंद मायाराम समिति जो है, इसका संबंध एफडीआई तथा एफआईआई को परिभाषित करने से संबंधित है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को परिभाषित करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो यहां पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर होगा 100 का बी, यानी 1, 2 और 3। 101वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? विमल जालान, अरविंद सुब्रमण्यम, राकेश मोहन, नचिकेत मोर। नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। और नचिकेत मोर समिति की स्थापना जो है 2013 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 101 का डी वाला। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? देसी बैंकर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र। देखिए, भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, जमा प्रमाण पत्र आ जाते हैं, वाणिज्यिक पत्र आ जाते हैं, वाणिज्यिक बिल आ जाते हैं, माल मुद्रा बाजार आ जाता है। ये सभी जो है संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं असंगठित मुद्रा बाजार में अनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए, देसी बैंकर, साहूकार इत्यादि शामिल हैं। तो देसी बैंकर जो है ये संगठित मुद्रा में नहीं बल्कि असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 102 का ए वाला। 103वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को सामुदायिक दर्जा प्रदान किया गया? सेबी अधिनियम 1988 द्वारा, सेबी अधिनियम 1990 द्वारा, सेबी अधिनियम 1991 द्वारा, सेबी अधिनियम 1992 द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा इसे सामुदायिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 103 का डी वाला। 104वां प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। IDBI, LIC, GIC, SBI निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तकों या स्पॉन्सर में सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1992 में हुई थी और यह वर्ष 1994 से परिचालन में आया है, यानी इसकी फंक्शनिंग जो है 1994 से स्टार्ट हुई है। इसका प्रवर्तक IDBI है और स्पॉन्सर के रूप में यहाँ पर IDBI के अतिरिक्त LIC और GIC हैं। ये IDBI के साथ LIC और GIC इसके स्पॉन्सर हैं। IDBI जो है इसका कौन है, प्रवर्तक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 104 का C वाला। 105वां प्रश्न है, संवेदी सूचकांक आधारित होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर। देखिए, संवेदी सूचकांक इसको सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है और मैंने आपको बताया था सेंसेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है और BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा A वाला। 106वां प्रश्न है, अभिकथन भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं, कारण भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं क्योंकि अमीर संतुलित भोजन नहीं लेते हैं और गरीब रूखा सूखा खाते हैं। कई वैश्विक रिपोर्टें जो कि अमीरों के ऊपर की गई हैं, तो उन रिपोर्टों में अमीरों में के उचित खान पान की आदत न होने पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कारण गलत है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त है, लेकिन इसका वितरण असमान होने के कारण यह गरीबों की पहुंच से बाहर है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो आंसर होगा C। A सही है परंतु R गलत है। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? IPO, बुक बिल्डिंग, स्प्रेड, उपरोक्त सभी। देखिए, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है तो उस प्रक्रिया को IPO कहते हैं। बुक बिल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंडरराइटर वह कीमत निर्धारित करने का प्रयास करता है जिस पर IPO की पेशकश की जाएगी। स्प्रेड, शेयर के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। तो IPO, बुक बिल्डिंग, स्प्रेड ये तीनों ही शब्द स्टॉक बाजार या शेयर मार्केट से संबंधित हैं। तो सही आंसर होगा 107 का D वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? इससे बचत में कमी आती है, निवेश व्यय में कमी आती है, उपभोग व्यय में वृद्धि आती है, कर वसूली में कमी आती है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने से निवेश व्यय में कमी आती है क्योंकि इससे धन की लागत में वृद्धि होती है। तो सही आंसर होगा 108 का B वाला। 109वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है। देखिए, एंजल निवेशक शब्द का प्रयोग 2013-14 में पहली बार किया गया। तो एंजल निवेशक वो लोग होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पहला वाला सही है। एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दोनों ही सही है। तो आंसर होगा 109 का C वाला। 110वां प्रश्न है, अभिकथन बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है, कारण इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर अभिकथन सही है। बेरोजगारी की समस्या भारत में गरीबी में वृद्धि का प्रमुख कारण है। बेरोजगारी की समस्या का मुद्रास्फीति से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा आपका C। A सही है परंतु R गलत है।
111वां प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाएं का विचार निम्न में से किस एक ने दिया था? अमर्त्य सेन, वी.एस. नायपाल, एमा वाटसन, सारा केलर। यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए 1990 में लुप्त होती महिलाओं का विचार नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया था। तो सही आंसर 111 का ए वाला। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोचीन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो है ये कोचीन में है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है ये नोएडा में नहीं बल्कि ये अहमदाबाद में है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 112 का डी वाला। 113वां प्रश्न है, KGFS मॉडल का पूर्ण रूप है? केंद्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, किसान ग्रामीण फॉरेस्ट सर्विसेज, इनमें से कोई नहीं। KGFS मॉडल की फुल फॉर्म है क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यह मॉडल स्थानीय स्वभाव तथा परिस्थितियों को सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा आधारित सेवा सुपुर्दगी को जोड़ता है और इन्हें समन्वित करता है। बांग्लादेश में यह मॉडल अत्यधिक सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर 113 का बी वाला। 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977, ट्राइसेम 1979, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2010। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1970 में स्टार्ट हुआ, ट्राइसेम 1979 में स्टार्ट हुआ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में स्टार्ट हुआ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है ये 14 नवंबर 2004 को स्टार्ट हुआ है, न कि 2010 में। यहाँ पे डी वाला गलत हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पूरक रोजगार सृजित करना था। तो यहाँ पर सही आंसर है 114 का डी वाला। 115वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग, भारत का कृषि निगम। देखिए, भारत का कृषि निगम कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 115 का डी वाला। 116वां प्रश्न है, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि से तेल के मूल्य में वृद्धि और फलस्वरूप सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 116 का सी वाला। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में सत्य है? वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है। कूट की सहायता से आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसे 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था और यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है, ये भी सही है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे का एक संशोधित प्रकार है। इसमें राजस्व का विभाग सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सृजित की गई हो। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 117 का सी वाला। 118वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूल नहीं है? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, CRR में कमी, MSF में वृद्धि, बैंक दर में कटौती। RBI द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन का परिचालन बढ़ाना है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, CRR में कमी, बैंक दर में कटौती, ये सभी इसके अनुकूल हैं, जबकि MSF में वृद्धि जो है ये इसके अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर होगा 118 का सी वाला।
119वां प्रश्न है, आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है? सब्सिडी को युक्त बनाना, प्रगतिशील कराधान, प्रत्यावर्ती व्यय, ये और भी दोनों। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी को युक्त बनाना और प्रगतिशील कराधान दोनों पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 119 का डी वाला, ये और भी दोनों। 120वां प्रश्न है, बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है ऑपरेट, ऑन, ऑक्यूपाई, अंडर। देखिए बोल्ट की फुल फॉर्म है बिल्ड, ऑन, लीज और ट्रांसफर। तो यहां पर आपका ऑन का मतलब है ये वाला ऑन, तो सही आंसर 120 का बी वाला। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अवसंरचनात्मक और दीर्घकालीन निवेश होता है। इससे घरेलू देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होता है और जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय और रोजगार पर पड़ता है। इसमें पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। जबकि पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश की प्रगति अस्थायी होती है और बाजार में उथल पुथल की अवस्था में पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश में पूंजी पलायन का भय बना रहता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 121 का ए वाला। 122वां प्रश्न है, अभिकथन नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। कारण, इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के फलस्वरूप बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है, जो एक तरह से इन्हें प्राप्त होने वाला अतिरिक्त लाभ है। तो यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही आंसर है यहां पर 122 का ए वाला। 123वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। यह प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना केवल बीपीएल परिवार तक ही सीमित है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई और यह प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई। यह भी सही है। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। देखिए स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, लेकिन सन 2018 से इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 123 का डी वाला। 124वां प्रश्न है, अभिकथन मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। कारण, मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है क्योंकि ऋण की वास्तविक लागत यहां पे बढ़ जाती है। तो यहां पर अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर होगा 124 का ए वाला। 125वां प्रश्न है, मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, राजनीतिक विकास। मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो परिवहन और संचार के विकास पर आधारित है। तो सही आंसर 125 का बी वाला। 126वां प्रश्न है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बोधगया बिहार में, लुम्बिनी नेपाल में, सारनाथ यूपी में, कुशीनगर यूपी में। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एवं नेपाल के प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी मठ नेपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। इस केंद्र के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 126 का बी वाला, लुम्बिनी नेपाल में। 127वां प्रश्न है, मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल था लंदन यूके में, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, लीमा पेरू में, न्यूयॉर्क यूएसए में। मई 2022 में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल लंदन यूके में था। इसकी मुख्य विषय वस्तु एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर थी। तो यहां पर आपका सही आंसर 127 का ए वाला। 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो में संपन्न हुआ। इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। आपको यहां पर सही कथन का चयन करना है। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन मई 2022 में टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। इस बैठक में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। क्वाड जो है 4 देशों यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है, शुरुआत हुई है सन 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 128 का ए वाला, केवल एक। 129वां प्रश्न है, एंथनी अल्बानीज ने मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। एंथनी अल्बानीज ने मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता हैं और इस पद पर उन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान ग्रहण किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 129 का सी वाला। 130वां प्रश्न है, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान जापान को प्राप्त हुआ। फ्रांस को नहीं, बल्कि जापान को यहां पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहां सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इस सूचकांक में भारत का 54वां स्थान है। तो यहां थर्ड वाला सही है। और इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान जो है चार्ड को प्राप्त हुआ है। चार्ड जो है सबसे अंतिम पायदान पर है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो सही आंसर 130 का बी वाला। 131वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए? संजीव बजाज, आनंद महिंद्रा, नवीन जिंदल, सुधा डी राव। संजीव बजाज वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर उन्होंने टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर 131 का ए वाला। 132वां प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टूम ऑफ सैंड हेतु प्रदान किया गया। आपको यहां पर सही कथन का चुनाव करना है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 2022 का पुरस्कार जो है भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टूम ऑफ सैंड हेतु प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर होगा यहां पर 132 का सी। 133वां प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का प्रारंभ किया गया? समर्थ, स्वावलंबन, सक्षम, सार्थक। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का प्रारंभ किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 133 का ए वाला। 134वां प्रश्न है, द इकोनॉमिक
इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। वियना ऑस्ट्रिया को, ओसाका जापान को, टोरंटो कनाडा को, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड को। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में वियना ऑस्ट्रिया को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। वहीं भारत के 2 शहरों, इसमें दिल्ली को 112वां स्थान, दिल्ली जो है 112वें स्थान पर रहा है, और मुंबई को इसमें जो है 117वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई को जो है 117वां स्थान प्रदान इसमें किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 134 का ए वाला। 135वां प्रश्न है, जून 2022 में निम्नलिखित में से किसी एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने, जापान ने। देखिए, चीन जो है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है और इसके लिए इसने अपने 3 अंतरिक्ष यात्री शेनझाओ 14 यान से भेजे। यान का नाम है शेनझाओ 14। तो इस यान से इसने इन्हें अंतरिक्ष में भेजा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 135 का ए वाला। 136वां प्रश्न है, जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया? डल झील जम्मू और कश्मीर, चिल्का झील ओडिशा, लोकटक झील मणिपुर, एलिफेंट झील केरल। जून 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत की चिल्का झील में किया गया। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यह जनगणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की सहायता से की गई। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 136 का बी वाला। 137वां प्रश्न है, जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबला में किसे पराजित किया? कर्नाटक को, शेष भारत को, मुंबई को, बिहार को। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में एमपी ने फाइनल मुकाबले में मुंबई को पराजित किया और यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु में संपन्न हुआ। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 137 का ए वाला, सी वाला। 138वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया? सुनील कृष्णमूर्ति को, विद्या गांगुली को, अमनदीप सिंह गिल को, सौरभ कृष्णा को। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 138 का सी वाला। 139वां प्रश्न है, अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान रहा 10वां, 12वां, 7वां, 11वां। अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का 7वां स्थान रहा। वहीं 2021 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रभाव वाला देश यूएसए रहा। यूएसए जो है पहले नंबर पर रहा है। सही आंसर है 139 का सी वाला। 140वां प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है? भुवनेश्वर, पुणे, शिमला, कोलकाता। भारत का कोलकाता शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी किए गए इस रजिस्टर में शहर के भीतर वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण को ये दर्शाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर 140 का डी वाला। 141वां प्रश्न है, जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, IIT खड़गपुर। देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद द्वारा जारी किया गया। तो सही आंसर 141 का ए वाला।
142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। केरल विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में संपन्न किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 142 का डी वाला। 141वां प्रश्न है, बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? बांग्लादेश, चीन, मालदीव, श्रीलंका। बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य किया गया। तो सही आंसर 41 का ए वाला। 144वां प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय को सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा, गगन पाटिल, राजेंद्र सिंह, अक्षय गंगवार। देखिए, प्रकृति संरक्षण हेतु ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार से चारुदत्त मिश्रा, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 144 का ए वाला। 145वां प्रश्न है, 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडुरेंस मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पता लगाना है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना, बुध ग्रह पर जीवन की संभावना, बृहस्पति ग्रह पर जीवन की संभावना, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है। 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडुरेंस मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, इस बात का पता लगाना है। तो यहां पर आपका सही आंसर 145 का डी वाला। 146वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में कहां संपन्न हुआ? लवली यूनिवर्सिटी अमृतसर, सरदार भगत सिंह यूनिवर्सिटी लुधियाना, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में संपन्न हुआ। इसका शुभंकर वीरा था। इसमें पहली बार योगासन और मल्लखंब को भी शामिल किया गया। तो सही आंसर होगा 46 का सी वाला। 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? रमेश बेरी, परमेश्वरन अय्यर, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। परमेश्वरन अय्यर को केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और इस पद पर उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उन्होंने इस पद पर अमिताभ माते का स्थान लिया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 147 का बी वाला। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया। देखिए, यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही है। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 ये जिनेवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। तो यहाँ पर एक और तो दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है सी। 149वां प्रश्न है, साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में, गांधीनगर में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका आयोजन गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। तो सही आंसर 149 का ए वाला। 150वां प्रश्न है, वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में केरल सरकार द्वारा की गई। यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर 150 का ए वाला। इसी के साथ हम लोगों का टेस्ट 6 पूरा हो जाता है। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।